प्रकृति जो 1 इंच मिट्टी बनाती है, 500 साल का समय लेती है और उस मकान में जाने के बाद 26 सिनेमा सिल्वर जुबली हिट किया। कि दक्षिण रुख का मकान है, तो कुछ खास दिशा है जहाँ से आपको प्रवेश करना है। आप किसी शहर को देखिए, उसका दक्षिण हिस्सा बहुत उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है। दिल्ली में देखें, साउथ दिल्ली सबसे ज़्यादा रिच है। उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार था, सही जगह से प्रवेश नहीं हो रहा था। वही आप मुकेश अंबानी का घर देखिए तो का ध्यान दिया प्रवेश का जो द्वार है उसको सही जगह से देखिए। हमारा पार्लियामेंट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, वो गोल है। हमारे जो आजादी के समय की जो समस्याएं थी, आज तक वो सारी समस्याएं बनी हुई है। बल्कि बनी हुई है, बल्कि बिल्कुल। बढ़ गई है। इसी के लिए एक नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई कि अंग्रेजों ने भी वहां उस समय जो बनाया, उनका अपना वायसराय हाउस को उन्होंने वास्तु के अनुरूप रखा। साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को वास्तु के हिसाब से रखा। पार्लियामेंट जानबूझ के उन्होंने गोल बनाया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसमें पिछली दफा हमने बात किया था वास्तुशास्त्र का, और वास्तुशास्त्र की बात जब हुई तो ये हुआ कि वास्तु कहाँ से शुरू होता है। तो आपका जमीन कैसा होना चाहिए, शुरुआत वहीं से होती है और इस पर बृहद चर्चा भी हुई थी। हमने आपसे क्वेश्चन भी मांगा था, कहा था कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ से आज करते हैं। जमीन आप ले लिए तब वास्तु की शुरुआत हो रही है, लेकिन जमीन लेने के पहले भी तो कुछ देखा जा सकता है, उन त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है जो जमीन लेने के बाद हमको पता चलता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। और हमारे साथ हैं वास्तु की जो प्रसिद्ध संस्थान है उसके निदेशक और वास्तु शास्त्र के जानकार इंजीनियर आर के सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली दफा आपने बताया था कि वास्तु को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, लार्ज कहें या मेजर कहें, माइनर कहें और माइक्रो कहें। लेकिन इसकी शुरुआत तो होती है तब जब हम प्लॉट ले लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर हमको कोई प्लॉट लेना है तो प्लॉट लेने के पहले हम किन चीजों पर विचार करें कि बाद में आने वाली समस्याओं से हम बच सकें। सबसे पहले तो हम ये ध्यान में रखें प्लॉट लेने से पहले कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हम चंद्र मंडप वाले प्लॉट को लेना चाहते हैं या सूर्य मंडप वाले प्लॉट को लेना चाहते हैं। चंद्र मंडप यानी कि जिस प्लॉट की उत्तर दक्षिण की लंबाई ज़्यादा हो और पूरब पश्चिम की लंबाई कम हो, या सूर्य मंडप जिसमें पूरब पश्चिम की लंबाई ज़्यादा हो, उत्तर दक्षिण की लंबाई कम हो। तो पहले हमको देखना है कि हमारे लिए प्रायोरिटीज़ है क्या? दूसरा ये ध्यान हमको रखना है कि प्लॉट अगर हमको आयताकार आकार का मिलता है तो सबसे उत्तम है, और आयताकार में भी रेक्टेंगुलर तो मिलता नहीं है, यानी कि जो जिसके चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री पे बने हों, समकोण चतुर्भुज या राइट एंगल रेक्टेंगल जिसको कहते हैं। अगर वैसा नहीं मिल रहा है, ज़मीन में कभी है कि आगे की लंबाई चौड़ाई कम है, पीछे का ज़्यादा या पीछे का ज़्यादा, आगे का कम, तो कोशिश करें कि रोड के सामने में जो चौड़ाई है, वो कम हो, पीछे की चौड़ाई ज़्यादा हो प्लॉट की। ऐसा मकान ऐसा जो प्लॉट है उसको गोमुखी बोलते हैं। और अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से कोई प्लॉट लेना है, तो कोशिश करें कि आगे की चौड़ाई जो है पीछे की चौड़ाई से ज़्यादा हो। इसको व्याघ्रमुखी बोलते हैं। अब सर यहाँ एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि आम तौर पे देखा जाता है कि रोड के किनारे जब आप कोई घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो सबसे पहले आप पूछते हैं कि रोड साइड में जमीन की लंबाई कितनी है, मतलब जमीन चौड़ा कितना है रोड साइड में। और आपने कहा कि गोमुखी होना चाहिए, मतलब रोड साइड में उसकी चौड़ाई कम हो और पीछे ज्यादा हो। तो ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करता है? नहीं, मेरा ये कहना था कि कभी-कभी क्या होता है कि प्लॉटों का जो मतलब अवेलेबिलिटी जो होती है, वो अपने एक फिक्स साइज़ में होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शन ऑप्शंस नहीं है। नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर
आगे और पीछे की चौड़ाई समान मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है, कितनी बार क्या होता है कि पीछे ही ज़्यादा है, आगे कम है, कितनी बार होता है आगे ज़्यादा है, पीछे कम तो है। प्रायोरिटी जो आपने कहा कि पहले आप प्रायोरिटी तय कर लें और फिर उस हिसाब से आप अपनी चंद्र तलाश करें। या सूर्य मंडप हाँ, जैसा ज़मीन लें। तो सूर्य मंडप ज़मीन अगर किसी को मिल रहा है, तो उसकी कौन-कौन सी प्रायोरिटी है जिसके तहत वो सही होगा? मतलब प्रायोरिटी के अनुसार कैसे? जब हम जानेंगे ही नहीं कि चंद्र मंडप के लिए कौन-सा माने किन चीज़ों को की पूर्ति हो सकती है और सूर्य मंडप में किन चीज़ों की पूर्ति हो सकती है? चंद मंडप यानी कि जिस प्लॉट की उत्तर-दक्षिण की लंबाई अगर ज़्यादा हो, रोड के सामने से उसकी डेप्थ ज़्यादा हो। अब नहीं ये इसको थोड़ा और खोल के समझाया जाए। मेरी प्रायोरिटी है कि हम घर बनाएँ और बड़ी सुख शांति से रहें और मुद्रा भी आवे। मेरी यही प्रायोरिटी है। अब बताइए कि हमको किस तरह का हाँ, लेना तो चाहिए? वैसे समय में आपके पास सूर्य मंडप वाले प्लॉट यानी कि जिसके पूरब-पश्चिम की लंबाई ज़्यादा हो, उत्तर-दक्षिण की कम हो, तो वो सूर्य मंडप वाले मकान में आप रहते हैं, तो आपको ऐश्वर्य, धन, प्रसिद्धि ये सब चीज़ें मिलती हैं। चंद मंडप वाले यानी कि जिसमें उत्तर-दक्षिण की लंबाई ज़्यादा होती है, वैसे प्लॉट वाले मकान में अगर आप रहते हैं, तो आपको मतलब सुख अच्छा अगर शांति ज़्यादा होती व्यवसाय है। करना हो, इसमें एक और चीज़ है, जी, जैसे कि ये तो हमने बताया कि प्लॉट का। सपोज़ कर लीजिए कि हम चाहते हैं कि मेरा मकान चंद्र मंडप हो, लेकिन ज़मीन जो है सूर्य मंडप जैसा मिला है, तो उसके अंदर जाके हम मकान का जो निर्माण करें, उसको हम चंद्र मंडप बना सकते हैं। यानी कि उसके अंदर में जाकर के हम उत्तर-दक्षिण की लंबाई को बढ़ा ज़्यादा कर सकता है, सकते हैं, पूरब-पश्चिम को कम कम कर कर सकते सकते हैं। हैं। जी, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लॉट अगर चंद्र मंडप है, तो मकान भी चंद्र मंडप बनाएँ। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को बदल सकते हैं। चंद्र अच्छा। मंडप में भी सूर्य मंडप कर अच्छा सकते हैं। व्यवसाय के लिए किस तरह का ज़मीन बेहतर होता व्यवसाय के लिए तो सूर्य मंडप वाले प्लॉट्स बहुत अच्छे होते हैं और विशेषकर दक्षिण रुख का अगर प्लॉट्स है तो वो है? दक्षिण रुख का? दक्षिण रुख का वो काफ़ी अच्छा माना आप जाता सर है। कन्फ्यूज़ कर दीजिएगा हमको। हम तो सुनते हैं कि दक्षिण रुख का अगर मकान हो, तो वो बड़ा अशुभ माना जाता है। नहीं, दक्षिण रुख का यही यही आपको बता रहे हैं कि हम लोग के यहाँ एक भ्रांति है। चारों दिशा में जैसे पूरब रुख है, पश्चिम है, उत्तर रुख है, दक्षिण रुख है। तो हर दिशा में एक कुछ खास भाग होता है जिसके थ्रू आपको उस प्लॉट में आपको प्रवेश करना होता है या उस मकान में प्रवेश करना होता है। तो वो ध्यान देना होता है। दक्षिण दिशा में भी आप देखेंगे कि लगभग 9 तरह के जो ग्रह होते हैं, वो वहाँ पे विद्यमान होते हैं। हर दिशा में 9-9 ग्रह विद्यमान रहते हैं। तो उसमें भी कुछ ख़ास स्थान है, अगर उस स्थान से अगर आप प्रवेश करते हैं, तो दक्षिण दिशा का जो आपको लाभ मिलेगा, वो बाकी दिशाओं में उतना लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको हम कुछ जानकारी देंगे, जैसे कि भारत के जो सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, मुकेश अंबानी, उनका घर दक्षिण रुख का है। अच्छा, आप जो एक मकान है मुंबई में रहा करता था, है ना? और कार्टर रोड में था। उसमें राजेश खन्ना उसमें रहा करते थे, आशीर्वाद बंगलो जो था, वो दक्षिण रुख का था। जब वो उस मकान में प्रवेश किए, तो वो बहुत ज़्यादा सर देखिए वो यहाँ हिट 2 हुए। बातें आपने कही। और एक चीज़ और, नहीं, नहीं आप पहले और सुन लीजिए सर। आपने कहा कि सबसे रिचेस्ट दक्षिण की तरफ घर है और राजेश खन्ना का आशीर्वाद भी दक्षिण की तरफ। तो एक अंबानी तो बढ़ता जा रहा है, राजेश खन्ना तो ढुलक लग गए, लुढ़क गए। हाँ, ये हम बता रहे हैं उस मकान का इतिहास। जी। वो मकान राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार के पास था और राजेंद्र कुमार जब उस मकान में गए तो राजेंद्र कुमार मतलब जुबली कुमार। जुबली स्टार। अच्छा, तो जब उस मकान में गए, तो उसके पहले वो सिंपल एक हीरो हुआ करते थे और उस मकान में जाने के बाद उन्होंने लगातार 26 सिनेमा जो है, उनका सिल्वर जुबली हिट किया। उनको जुबली स्टार बोला गया। जुबली कुमार नामे पड़ गया। हाँ, जुबली कुमार नाम पड़ा। हुँ। लेकिन हमने यही कहा ना कि दक्षिण रुख का मकान है, तो कुछ खास दिशा है जहाँ से आपको प्रवेश ओह! करना है। तो जो उनका बंगलो था, जैसे जब राजेंद्र कुमार ने उस बंगलो को लिया था, तो उसका नाम डिम्पल था
और जब राजेश खन्ना ने जब उस मकान को परचेज़ किया, तो उन्होंने उसका नाम डिंपल से बदल के आशीर्वाद कर दिया। तो उन लोगों ने उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार था कैंपस का और घर का, उस वो एक सही दिशा से नहीं मतलब सही जगह से प्रवेश नहीं हो रहा था। वही आप मुकेश अंबानी का घर देखिए तो वो पूरे सही वास्तु स्थान का से ध्यान दिया हाँ, गया। वो उनका जो मुख्य प्रवेश का जो द्वार है, चाहे कैंपस का हो, चाहे भवन का हो, उसको सही जगह से मतलब कि लिया गया है। आशीर्वाद में प्रवेश सही जगह पे नहीं होने के चलते उन्नति होती थी और फिर हाँ, वो गिरा आपको देता था। आपको हाँ, वो एक ऊपर तो ले जाता माने था, अर्श से लेकिन फर्श वहाँ पर ले पे फिर वो कांस्टेंट नहीं रख नहीं रख पाता पाता था था। वो। और ओह! बैलेंस नहीं हुआ कि आप उसने उस एक तो चढ़ा तो दिया, लेकिन वहाँ पे बैलेंस नहीं कर वो पाया। आपको हाँ, स्टेबिलिटी फिर आप नहीं गिर दी है। गए, वापस फिर चले आए। आपको उसने डाउन कर दिया। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पीक पे जाता है और अगर आप स्टे नहीं करते हैं तो आपको डाउनफॉल भी तेज़ी से जो होता है। होता है तो उस कहने आशीर्वाद या जुबली स्टार का जो घर डिंपल के नाम से था तो उसमें उसी तरह की घटनाएँ हुई। लेकिन अगर आप दक्षिण रुख के मकान को बहुत सारे आपको मैं उदाहरण दूँगा जो दक्षिण रुख के मकान में जिन लोगों ने रहा है और उनका व्यवसाय है और उन्होंने उसको सही दिशा से उसका प्रवेश को स्थापित किया है, तो वो बहुत आगे भी आप गए हुए हैं। मतलब सर आपके कहने का मतलब जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किसी भी दिशा में घर हो, गलत नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है, कोई गलत नहीं लेकिन है। उसका प्रवेश द्वार किस अब एंगल आपको पे होना आपको चाहिए? दक्षिण दिशा के बारे में एक और चीज़ आप जी, जी, जानिएगा। जी। आप किसी शहर को देखिए उसका दक्षिण हिस्सा बहुत डेवलप मतलब होगा। कि हाँ, उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है। दिल्ली में देखें, साउथ दिल्ली सबसे ज़्यादा रिच है, जी, नॉर्थ दिल्ली के मुकाबले में। आप अगर यूएसए में देखिए तो कैलिफ़ोर्निया में साउथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा उसका रिच एंड प्रॉस्पेरस होता है। आप भारत में ही देखिए, दक्षिण भारत जो है, साउथ के जो स्टेट्स हैं, वो आपके नॉर्थ के स्टेट से ज़्यादा रिच समृद्ध है। एंड हाँ, प्रॉस्पेरस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा को लेकर के हम लोग के मन में एक नेगेटिव भ्रांति है। दक्षिण दिशा आप समझे तो वो ऐश्वर्य का, बल का, है ना? पावर का और आपके प्रॉस्पेरिटी का वो बहुत बड़ा वहाँ पे सीक्रेट्स है आपके लिए और ट्रेज़र्स है वहाँ पे आपके लिए। मतलब कि मित्रों अगर दक्षिण दिशा में भी आपका घर है या यूँ कहें कि किसी भी दिशा में, तो उसमें कहीं से घबराने जैसी कोई बात नहीं है। उसके प्रवेश द्वार को सही स्थान पे अगर रखा जाए, तो हाँ, कभी गलत प्रवेश नहीं द्वार होगा। को और मकान की जो पूरी प्लानिंग करते हैं, लेकिन सर अब इसमें उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत इसमें है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि हमको दक्षिण दिशा या किसी दिशा का हमको ज़मीन मिला, ठीक है? ज़मीन लेने के पहले हम पता कैसे करें कि ज़मीन ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा? देखिए, इसके लिए तो क्योंकि ज़मीन का जो संस्कार है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि प्रकृति जो 1 इंच मिट्टी बनाती है, वो 1 इंच मिट्टी बनाने में 500 साल का समय लेती है। यानी कि अगर आप 4 फीट मिट्टी निकाल देते हैं, तो आप मान के चलें कि 24,000 साल की जो प्रकृति का मेहनत है, वहाँ पे आप पहुँचते हैं। अरे वाह! यानी कि हम किसी प्लॉट को कितने दिनों से जानते हैं? 2 साल, 5 साल, 10 10 साल, साल, 20 साल, 20 साल, 25 साल, 25 साल, बस उससे ज़्यादा हम नहीं नहीं जानते हैं। जानते। तो उस प्लॉट पे नहीं मालूम कि 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो, कोई बहुत बड़ा कोई या अपराध पहले हुआ कभी हो, उसमें कब्रगाह रहा हो, कब्रगाह रहा हो, श्मशान रहा किसी की हो। हत्या हुई हो, जी। किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, ये हमको नहीं मालूम। तो उन सब के कारण उस ज़मीन का जो अपना जो एक संस्कार है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा हो, तो उसके कारण अगर आपने बहुत अच्छा कुछ किया, तब भी आपका नुकसान है। तो उसका शोधन के लिए बहुत तरह की एक लोग छोटे-मोटे प्रयोग भी करते हैं कि जैसे कि आप उसका 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गड्ढा आप वहाँ मिट्टी निकालते हैं और जितना आपने मिट्टी निकाला, आप उसमें देखिए कि जितना लीटर आपने या उसका वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम का पानी उसमें रहता है कि नहीं? क्या आपने जितना मिट्टी निकाला, उतना वॉल्यूम का जब पानी डाल रहे हैं, वो पानी ओवरफ्लो तो नहीं कर जा रहा है? वो या वो पानी डाल रहे हैं और पूरा सोख ले रहा है?
तो इस तरह के बहुत सारे जो एक अगर अगर आप आप तो जिज्ञासा बढ़ा दे रहे हैं। मतलब उतना ही वॉल्यूम का हमने मिट्टी निकाला, उतना ही पानी डाला, तो हाँ, ओवरफ्लो कैसे करेगा? कर सकता है, वही चीज़ तो अच्छा, वही देखना है, ज़मीन का वही संस्कार है, ज़मीन का संस्कार है। अगर हो सकता है कि वो पानी बहुत तेज़ी से खींच ले, एब्ज़ॉर्ब कर ले, एब्ज़ॉर्ब कर। आपका पानी वहाँ पे थोड़ा देर के बाद में वहाँ पानी ना दिखे, बहुत सा चीज़ें हो रहा है, अच्छा, यानी कि वहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा ओह! है ना? या पानी जस का तस हो रहा है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ हैं। लेकिन बस हम लोगों को कहते हैं कि आप अगर ले रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि ज़मीन का कैसे शुद्धिकरण करें और प्लॉट का साइज़ बड़ा है, तो वहाँ आप शमी का पेड़, आँवला का पेड़ ये सब आप डालते हैं। तो ये अगर ज़मीन में किसी तरह का कोई अगर दोष है, तो उसको वो धीरे-धीरे वो ठीक करने लगता है। अच्छा सर, हमको एक बात बताइए, अभी अभी जो आप कहें तो हमको याद और आ एक गया। और चीज़ है सर, कि ज़मीन अगर हम लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक आयताकार हो। हो सकता है कि वो ज़मीन तिरछा उसका कोई एक दिशा, एक भाग उसका तिरछा हो। तो तिरछा वाला जो हिस्सा है, अगर वो उत्तर-पूरब की तरफ है, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही तिरछा वाला भाग दक्षिण में है, यानी दक्षिण-पूरब की तरफ बढ़ रहा है, दक्षिण-पश्चिम है, तो वो उससे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर हमको लगता है कि वो प्लॉट मेरे लिए लेना ज़रूरी है, तो उसके बाउंड्री वॉल करने से पहले किसी अच्छे वास्तुविद से मिलें और उसका पहले निवारण कर लें, करके हाँ, उसका तब मतलब उस उसको दोष को दूर संशोधित कर लें। करके हाँ, उसको उसके दोष को निराकरण करने के बाद ही फिर उसमें किसी तरह का निर्माण कार्य को आप प्रारंभ करें। ये एक ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान में अच्छा, रखना है। हम सर एक प्रश्न आया दिमाग में, लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, हमने भी एक ज़मीन लिया, बाउंड्री भी कर दिया और चाहते हैं कि उसमें कुछ पेड़-पौधा लगावें। घर जब बनेगा तब की बात है, तो पेड़-पौधा कैसे लगाना चाहिए, उसका भी कुछ है क्या हाँ, वास्तुशास्त्र में? बिल्कुल है। जी, कहते हैं कि एक तो पहला बात ये ध्यान में रखना है कि जो आवासीय भूखंड है, उसमें बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ा पेड़ का एक नकारात्मक ऊर्जा उस पे आएगा क्योंकि बड़ा पेड़ होगा तो उसका शैडो बनेगा, धूप नहीं आएगा, तो जब धूप नहीं आएगा तो नेचुरली अग्नि तत्व जो है सूरज के रूप में जो हमको मिल रहा है वो नहीं आएगा, आकाश तत्व जो आसमान से आ वो रहा है रुकेगा। हाँ, वो आसमान का उसका प्रभाव जो है ज़मीन के उस टुकड़े पे नहीं पड़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि हमको एक छोटा-सा ही पेड़ लगाएँ जो बहुत बड़ा नहीं हो, तो घर में सामान्यतः हम कहते हैं कि आप कोई भी पेड़ लगाएँ, वो 6 फीट 7 फीट से ज़्यादा की ऊँचाई वो ना ले या है ना? हाँ, अगर इसके अपवाद में है, अगर आँवला का पेड़ है, ये सब है, तो वो आप लगा सकते हैं। वो थोड़ा ऊँचा भी जाए, तो उससे कोई हाँ, वो ना बहुत वो छाया उस तरह का होगा और ना हाँ, धूप हाँ, उगने नहीं वाला है। छाया होगा। जी, हाँ, हाँ, दूसरा एक और है कि और देवत्व वाला पेड़ भी माना देवत्व जाता पेड़ है। है, हाँ, जी, ब्रह्म पेड़ इसको ब्रह्म माना जी, गया है। दूसरा है कि दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में हम 6 फीट 7 फीट तक के हाइट का भी जो पेड़ है वो लगा सकते हैं। लेकिन उत्तर और पूरब में हमको झाड़ी लगाना है, फूल लगाना है। यानी कि वो जो 4 फीट, साढ़े 3 फीट, 4 फीट से ज़्यादा ऊँचा वो नहीं हो, है ना? माने अगर बड़ा फूल पौधा लगा रहे हैं तो हम दक्षिण और पश्चिम लगा सकते पश्चिम हैं लगाएँ। और पूरब और उ उत्तर में हमको छोटे पौधे लगाने छोटे हैं। पौधे लगाएँ या फूल का फूल हम लगाएँ, वही हाँ। छोटा पौधा छोटा-छोटा। फूलों का आप वो सब डाल सकते हैं, वो अच्छा है चूँकि वो उसका अब तो आम-वाम भी सर हो गया है कि 6 फुट 7 फुट से बड़ा नहीं होता है, छोटा-छोटा, तो लगा सकते हैं उसको? हाँ, लगा सकते हैं। लगा हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, पहले देखते थे कि ज़मीन लेने लेता था लोग, तो ज़मीन की शुद्धि को देखने के लिए तमाम क्या-क्या गाय और वो सब रखा जाता था, उसके पीछे क्या विज्ञान? उसके पीछे यही था जैसे कि आप इसको ऐसे देखें कि हमको किसी अनजान व्यक्ति से अगर मिलना होता है, तो मन में होता है कि इस अनजान व्यक्ति से को हम अपना दोस्त बनाएँ कि दुश्मन बनाएँ, कि इसके प्रति हम उदासीन का भाव रखें।
तो जब तक हम उस व्यक्ति को नज़दीक से कुछ समय गुज़ारने के बाद जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम कैसे उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं? वही जो नियम है ज़मीन के साथ होता है कि कोई आप ज़मीन अगर खरीदते हैं, किसी भी तरह का भवन निर्माण करने के लिए, तो आपको उस ज़मीन का संस्कार नहीं मालूम है कि वो ज़मीन पहले से कैसा रहा होगा। आपके लिए वो फल देने वाला होगा कि आपका अहित करने वाला होगा या आपके प्रति अच्छा, उदासीन ये का भाव गाय-वाय रखने वाला। इसीलिए लोग हाँ, करता था तो क्या? प्राचीन में लोग क्या करते थे कि कोई ज़मीन का टुकड़ा लिए तो उसको बाँस से घेर देते थे, क्योंकि बाँस को काफ़ी शुद्ध माना जाता है। हमारे हर पर्व त्योहार में जी, भी जी। बाँस से बने हुए जो दौरा हाँ, होता वो है, तो सुपली होता है, बहुत से चीज़ों शादी से का। लेके और हाँ, मृत्यु शादी में तक हर मंडप में भी जी। बनता है। तो बाँस से पहले हम लोग उसको चारों तरफ से घेरते थे, बाँस का ही एक फाटक लगाते थे और उसमें फिर गाय को, किसी जानवर मवेशी को हम लोग पालते थे और देखते थे कि उस मवेशी का जीवन चक्र आगे बढ़ रहा है कि नहीं, वो गाय है अगर है, तो वो दूध ज़्यादा दे रही है कि नहीं, गाय स्वस्थ है कि नहीं, उसका वंश वृद्धि हो रहा है कि नहीं। और लगता था कि 1 साल, 1.5 साल आदमी रह के 6 महीना देखता था और लगता था कि वो अगर स्वस्थ रह रही है, सब कुछ है, तो लगता था कि चलो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये माने एक चीज़ें आजकल जैसे होते थे। जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे ही हाँ, एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल, एक जाता है। तरह से वही नेचुरल वे चीज़ में देखा जाता है वही कि है। वो ज़मीन उनके लिए अगर फलदायक हाँ, तो है, मेरे लिए तो भी मेरे होगी। लिए भी वो फलदायक होगी। लेकिन अब आजकल के इस मतलब कि मतलब तेज़ी से बढ़ते हुए समय में उतना समय भी नहीं है कि हम कोई प्लॉट को लेकर के लंबे समय तक हम इंतज़ार करें और मवेशी पालने का प्रचलन भी बहुत कम हुआ है। अब अब सर एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद चूँकि समय हो रहा है, अब इसको हम लोग समाप्त करेंगे। वास्तु अब देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत बहुत प्राचीन काल से है। हम लोग के अगर आप पुराणों को और प्राचीन समय के ग्रंथों को देखेंगे, तो इसका जो है बहुत सारे पुराणों में जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है, नारद पुराण है, मत्स्य पुराण है, इन सब में भी इसका ज़िक्र मिलता है, संहिता में भी मिलता है। तो इन सब बहुत सारे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। मतलब तब से इवेन ही है। कि उत्तर भारत में जैसे कि हम लोग पुराण से लेते हैं, दक्षिण भारत में भी है, एक वहाँ पे एक उसकी शास्त्र अलग है, मैयत्तम बोलते हैं उनका, है ना? तो मैयत्तम जो है उनके जो धर्मशास्त्र हैं, उसमें भी वास्तु की ज़िक्र मिलती है। तो अलग-अलग जगहों पे वास्तु का ज़िक्र मिलता है और सब में थोड़ा-मोड़ा एक भिन्नता भी होती है। जैसे नारद पुराण की वास्तु जो कहती है, मत्स्य पुराण की वास्तु उससे अलग है। जैसे नारद पुराण में वर्ण पे आधारित वास्तु की बात की जाती है, वही मत्स्य पुराण में एक दूसरे तरह की वास्तु की बात की जाती है। तो एक अलग-अलग मतलब कि धारणाएँ हैं। ये जो सर उस समय भी बड़ी चर्चा चली थी, कि जब आप देखे होंगे उत्तराखंड में वो भीषण विभीषिका आई थी, सारा कुछ दह गया, बर्बाद हो गया और केदारनाथ मंदिर यथावत रहा। तो उस समय भी ये चर्चा चली थी कि उसका पीछे वास्तु का भी कुछ कारण हो सकता है, या तमाम तरह की, चूँकि मैं बहुत आप विद्वान हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हाँ, बिल्कुल वास्तु का हमने कहा भी ना कि बहुत ज़्यादा हम लोग के जीवन में महत्व है क्योंकि कोई एक चीज़ अगर वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो क्या है कि वहाँ पे एक नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने मंदिरों में बोले, तो मंदिरों की वास्तु जो प्राचीन जो मंदिर हैं, उसकी वास्तु बहुत देख समझ कर के उनको स्थापित किया जाता था, तो वहाँ पे बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती थी। इसीलिए हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, तो बहुत एक पॉज़िटिव एनर्जी वहाँ जाने के साथ ही मिलता है। मिलता है। तो वो सबको ध्यान में रख कर के ही ये किया जाता है। तो यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई, और जब वास्तु की ज़रूरत, देखिए वास्तु की ज़रूरत तो हर जगह है, मैं यहाँ कुछ गलत कह रहा था। कहने का मतलब कि जब आप ज़मीन लेते हैं और घर बनाते हैं और तब वास्तु की बात करते हैं, उस पे ना जाएँ। ज़मीन लेने के पहले भी वास्तु को देख लेना चाहिए कि कहीं वास्तु दोष है कि नहीं।
पेड़ अब एक कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें अभी इंजीनियर साहब से अब बातें जैसे होगी। आपको छोटी-सी एक जगह रोकना चाहेंगे, जैसे कि अ, अभी हम लोग आयताकार और स्क्वायर साइज़ पे कर रहे हैं। जैसे रेफ़रेंस के लिए देखिए हमारा पार्लियामेंट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, वो गोल है। तो आज तक उस पार्लियामेंट से एक इतने साल होने के बाद भी हमारे जो आज़ादी के समय की जो समस्याएँ थी, आज तक वो सारी समस्याएँ बनी हुई है। बल्कि बनी हुई है, बल्कि बढ़ बिल्कुल, गई है। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। के लिए एक नए संसद भवन की ज़रूरत महसूस की गई कि चूँकि एक एक सकारात्मक अभी जो नया संसद बना, वो 5 दिशा को माने कि 5 साइड का जो बना है, वो लेकर के बना हुआ है ना? उसके 5 फेस हैं। तो उस तरह से पहले का जो हमारा पार्लियामेंट था, वो एक गोल था। माना जाता है कि गोल जो ढाँचा होता है, वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट नहीं आता है। आप जहाँ से चले हैं, बहुत दिन बाद भी आप फिर वहीं पे मतलब रहेंगे। चक्कर लगाते रह चक्कर जाएँगे, लगा रहेगा, गोल-गोल इसीलिए भारत की सारी समस्याएँ गोल-गोल घूमता रहा, घूमती हम रही हैं। आगे बढ़ते रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि हमारा जितना हवन कुंड है, वो ट्रायंगल शेप मतलब में भले होता है, राजनीतिक ऑक्टागोनल है, पेंटागोनल है ना? तो ये सारे जो चीज़ें हैं, वो आपके एक पॉज़िटिव एनर्जी को बढ़ाता कहने है। का मतलब सर कि जो राजनीतिक स्टंट चलता था कि मोदी जी ने ये किया, इतना बढ़िया था, दोबारा बनाया, पैसा खर्च किया, बेकार कर दिया। इसके पीछे कहीं न कहीं वास्तु का बहुत बड़ा हाँ, देखिए मामला है। वास्तु है। देखिए, वास्तु का कितना प्रभाव है कि मोदी जी जैसे समृद्ध व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसे देखा है, तो फिर नकार कैसे सकते हैं? नहीं, उन एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे। आप मोदी जी की बात नहीं करिए, नई दिल्ली को अंग्रेज़ों ने बसाया, लुटियंस जो उसके आर्किटेक्ट होते थे, वो नई दिल्ली के डिज़ाइन करने से पहले वो 2 साल तक उन्होंने पूरे भारत में इलाहाबाद से लेके हर जगह वो रहे और समझे। हम लोग का अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है, जो पुराने समय में वायसराय हाउस होता था, अभी भी देखें तो उसका मुख पूरब है। और जो सूरज की रोशनी आती है सुबह में तो पहले इंडिया गेट जो है वहाँ पे पड़ती है, उसके बाद से रायसीना हिल पे वो पड़ती है, उसका मुख्य प्रवेश द्वार भी है। उसके जो पीएमओ है, वो उ जो ब्लॉक है उसके दक्षिण-पश्चिम में पीएमओ ब्लॉक है, जो कहते हैं कि जहाँ पे पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा होता है, जो आपको स्टेबिलिटी देता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय आपके दक्षिण-पश्चिम में है ना? जो आपका विदेश मंत्रालय है, वो आपके उत्तर-पश्चिम में है, जहाँ चंचल तत्व होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए कि अंग्रेज़ों ने भी वहाँ उस समय जो बनाया, उन्होंने पूरा बनाया, लेकिन जानबूझ के उन्होंने गोल पार्लियामेंट को बना दिया कि इससे कोई भारत के लोगों का कोई उनका अपना वायसराय हाउस को उन्होंने वास्तु के अनुरूप रखा। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक को वास्तु के हिसाब से रखा। लेकिन जब बात आई कि पार्लियामेंट से भारत के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट निकले तो उसको वो जानते थे, जानबूझ के उन्होंने गोल बनाया, कि यहाँ से कोई यहाँ के लोगों के लिए कुछ निकले नहीं, ये लोग गोल-गोल माने घूमते रह जाएँ। जाते-जाते चिकरघंडी लगा के जाना है। चक्करगंदी लगा के गए। जो आज के समय में जो वर्तमान सरकार है, वो समझी कि नहीं अंग्रेजों के उस गोल-गोल ढाँचे से बाहर निकल के भारत का अगर कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है, तो वास्तु के अनुरूप में एक आपका ढाँचा हो, जहाँ पे देश से चुने हुए प्रतिनिधि आके भारत की समस्या और भारत की समृद्धि के लिए कुछ सोच सकें, कुछ कार्य कर सकें। तो इसके लिए आदरणीय हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो एक चीज़ का के को स्थापित किया है। और अंग्रेज़ों ने आप खुद देख लें ना कि अपना जो वायसराय हाउस था उसको वास्तु के अनुरूप बनाया, इंडिया गेट को बनाया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सबको उन्होंने वास्तु के अनुरूप बनाया। पार्लियामेंट को उन्होंने गोल क्यों बना लिया? क्योंकि वो लुटियंस इलाहाबाद में बहुत दिन रहे हुए थे और इलाहाबाद में रह के उन्होंने वास्तुशास्त्र का पूरा अध्ययन किया था और उनको मालूम था और तभी जानबूझ के उन्होंने गोला ढाँचा बनाया। तो मित्रों, वास्तु कितना आवश्यक है आदमी के जीवन में, ये तो आप समझ गए होंगे। और दुश्मनी भी अंग्रेजों ने निकाला तो गोल संसद बना के। खैर, कहने का मतलब है कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि वास्तु से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो निश्चित रूप से आप पूछें। कई मित्रों ने पूछा भी है, उसका भी हम जवाब देंगे। और इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में
मकान पे। हाँ, मकान पे करेंगे और अभी तक हम लोग ग्रह नक्षत्र पे भी बात कर रहे थे कि उसका भी प्रभाव है। रंगों का भी बहुत प्रभाव हाँ, होता तो है। जब मकान की बात करेंगे तो फिर रंगों और तमाम तरह की बात करेंगे। तो बस कहना ये है कि आपका भी कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई परेशानी हो, कोई दोष का मामला हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आपके साथ उनकी भी परेशानियाँ दूर हों। देखते रहिए मत अभिमत। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हुँ।